हे एवरीवन, आप देख रहे हैं गुरुकुल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी के शेड्यूल 1 के बारे में। ये हमारी पार्ट 3 है। इस टॉपिक की वीडियो पार्ट 3 है एंड पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। तो उसमें हमने जो भी बेसिक्स है एंड टैक्सेबल इवेंट ये सब के बारे में देखा था एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखे थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो आगे सीखने वाले हैं वो सब के सब उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। जो बेसिक होता है वो आगे का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, या तो कुछ बड़ा ज़्यादा मतलब आगे करते आते हम तो वो हमें हेल्प करता है। तो बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैंने वो वीडियोस में बताया हुआ है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो लिंक पे जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड मैं तो यही बोलूँगी कि आप वो दोनों वीडियोस देखकर आप ये वीडियो पे फिर से आए देखने के लिए, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है और बहुत ही सिंपल भी है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें कैसे कब कौन से चेंजेस आते हैं वो सब सब थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें ज़रूरी है। थोड़ा सा रिमेंबर मेमोरी का काम है, दैट सेट, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं बोलूँगी कि आप वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि हर एक मिनट में अलग अलग कुछ तो ट्रिक आती रहती है और हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे, जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ, जिससे आपको सारा कंसेप्ट जो है वो ध्यान में रहेगा और इजी आएगा आपको सब कुछ ध्यान रखने में, और कभी भी आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और कुछ टाइम वेस्ट किए बिना। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने टैक्सेबल इवेंट के बारे में देखा था एंड कंसेप्ट ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी का जो बेसिक थोड़ा बहुत देखा था। एंड सप्लाई कब होता है और कौन सी सिचुएशन में, और उस पर जीएसटी कब एप्लीकेबल होता है, ये सब हमने देखा था। प्लस हमने और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखा था विच इज़ अंडर टर्म्स ऑफ जीएसटी। अब हम देखेंगे शेड्यूल 1। हमने ये तीनों पॉइंट कवर कर चुके हैं हमारी लास्ट 2 वीडियो में, ये सब बता चुकी हूँ मैं। एंड अब हम देखेंगे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, शेड्यूल 3 भी नेक्स्ट वीडियो में, एंड कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई भी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल हम शेड्यूल 1 देखने वाले हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए, ऑलवेज सप्लाई विदाउट अ कंसिडरेशन। देखिए, हमने कंसेप्ट ऑफ सप्लाई दैट इज स्कोप ऑफ सप्लाई में क्या देखा था कि सप्लाई कब होता है, कौन क्या ट्रांसफ़र करने पे क्या ट्रांजेक्शन होता है जब सप्लाई होता है। उसमें 3-4 केसेस थे जिसमें कंसिडरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट केस था। कंसिडरेशन यानी कि मान लीजिए हमने एक मोबाइल सेल करा और उसके बदले हमें कुछ मिलना चाहिए, या तो वो पैसे में है या तो गुड्स में है, कुछ भी हो। जैसे कि एक मोबाइल सेल करा 50,000 का, तो वो हमें या तो 50,000 दे रहा है, तो वो हमारा एक कंसिडरेशन होगा, या तो वो पैसे नहीं दे रहा है तो वो उसके बदले हमें और कुछ मतलब ऐसा ही कुछ गुड्स दे रहा है, तो वो भी हमारा एक कंसिडरेशन ही हो जाएगा। तो कंसिडरेशन यानी रिटर्न में कुछ मिलना, ठीक है। तो वो सब हमने देखा था। तो यहाँ पे शेड्यूल 1 में हम देखेंगे कि जब कंसिडरेशन नहीं होगा, मतलब सामने से हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो भी वो सप्लाई कैसे होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, शेड्यूल 1 जो है, शेड्यूल 1 इसके 4 केसेस है। ओके, कितने? 4 केसेस है, जिसको हम बारी बारी करके देखेंगे और उसके एग्जांपल्स भी सॉल्व करते जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। इसमें देखिए, सब जो जो हमने हाईलाइट करा हुआ है तो वो सब ध्यान में रखिए, और लास्ट में तो मैं आपको ट्रिक देने वाली है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या है, शेड्यूल 1 हमारा फर्स्ट केस क्या बोलता है कि जो गुड्स है वो परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल होना चाहिए उस गुड्स का। परमानेंट ट्रांसफ़र यानी कि फॉर एग्जांपल डोनेशन, डोनेशन हमने दिया तो हम रिटर्न नहीं मांगते ना, मतलब परमानेंटली वो ट्रांसफ़र हो गया, चला गया, परमानेंटली डिस्पोज हो गया, ठीक है, डिस्पोजल हो जाना। तो वो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये है। सेकंड हमारा है कि बिजनेस एसेट होना चाहिए, जो हमारा गुड्स है वो हमारा बिजनेस एसेट होना चाहिए, पर्सनल एसेट नहीं होना चाहिए, वो हमारा बिजनेस एसेट होना चाहिए। वो एसेट हमारे बिजनेस से रिलेट करने होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हमारा था परमानेंट ट्रांसफ़र होना, सेकंड है बिजनेस एसेट, थर्ड है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आप लोग सोच रहे होंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, तो मैं आपको सिंपल से मीनिंग में बताती हूँ। एंड मैंने इसकी एक अलग से वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो इन डिटेल, हाँ। तो अगर आपको वो देखना हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। देन अभी मैं बता देती हूँ समझने के लिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी, देखिए, मान लीजिए आपने
10,000 का, आप एक मैन्युफैक्चरर है और आपने एक 10,000 का समझ लो रॉ मटेरियल परचेस किया, या फिर आप एक रिटेलर है और आपने 10,000 का कोई प्रोडक्ट परचेस किया, ठीक है। तो प्रोडक्ट परचेस किया आपने 10,000 का, उसके ऊपर आपने पे करा 10% जीएसटी गवर्नमेंट को, जो कि 1,000 हो गया। तो टोटल कॉस्ट आपका हो गया 11,000। जो आपने प्रोडक्ट लिया उसका टोटल कॉस्ट हो गया 11,000, बट एक्चुअल प्राइस उसकी 10,000 ही थी, और 10% जो 1,000 है वो आपका जीएसटी। ओके, तो आपने जो प्रोडक्ट है वो सेल करा, कितने में भी सेल करा, कितने में भी सेल किया आपने, लेकिन आपने जो कस्टमर को सेल किया तो उस पे आपने जो कलेक्ट किया जीएसटी वो 5,000 का किया आपने, ठीक है। सेल करने पे आपने 5,000 कलेक्ट किया, लेकिन आपने गवर्नमेंट को कितना पे किया है वो याद दीजिए, करिए, 1,000 ही पे किया ना। तो बाकी के जो 4,000 है जो आपने कलेक्ट किया है, तो वो आप गवर्नमेंट को फिर से पे करेंगे, मतलब ये बैलेंस है आपका, क्रेडिट है आपके लिए। ओके, ये आपके लिए क्रेडिट है, आपके लिए बकाया है कि आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो ये हमारा, इसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। ओके, तो ये जो तीनों कंडीशंस हैं वो फॉलो होनी चाहिए, ये फॉलो होंगे तो शेड्यूल 1 का जो फर्स्ट केस है वो बोलेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो सप्लाई है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। एन ऑफिस कंप्यूटर डोनेटेड टू अ स्कूल ऑन विच अर्लियर आईटीसी वाज क्लेम्ड। इसमें देखिए, ये जो ऑफिस कंप्यूटर है, ऑफिस कंप्यूटर को डोनेट कर दिया है। ऑफिस कंप्यूटर ये बिजनेस का एसेट है, ऑफिस का एसेट है, ठीक है, बिजनेस का एसेट है। और ये सेकंड कंडीशन हमारा फॉलो हो गया, एंड ये डोनेट कर दिया, डोनेट मतलब परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन भी फॉलो हो जाता है। एंड क्या किया यहाँ पे, ऑन विच अर्लियर आईटीसी क्लेम्ड, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम हो गया है, तो ये हमारा थर्ड कंडीशन भी फॉलो हो गया। तो ये तीनों कंडीशंस हमारे फॉलो हो गए हैं ये ट्रांजेक्शन में, इसलिए ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो ट्रांसफर है वो सप्लाई है और इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं उसके लिए। यहाँ पे समझ लीजिए, डोनेटेड ओल्ड कंप्यूटर यूज्ड एट होम, ठीक है, घर पे यूज़ किया है, ये कंप्यूटर को घर पे यूज़ किया है। तो देखिए, डोनेट किया है मतलब ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये सप्लाई है। और ये ऑफिस कंप्यूटर है जो हमने लास्ट वीडियोज़ में अपने सीखी थी कि सप्लाई कब होगा कब नहीं, उसके लिए तो वो हम देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट में कि ये सप्लाई है। कि देखिए, ट्रांसफ़र हुआ है तो जो सारी कंडीशंस थी उसमें सप्लाई ट्रांसफ़र एक पॉइंट था जिससे कि हमें पता चलता है कि ये सप्लाई है कि नहीं, तो ये सप्लाई है। और ये ऑफिस कंप्यूटर है तो ये गुड्स है। यहाँ पे डोनेशन, देखिए डोनेशन दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें कुछ मिलने वाला है क्या, नहीं, इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, शेड्यूल 1 का रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि शेड्यूल 1 में अगर कंसिडरेशन नहीं भी होता है तो भी वो सप्लाई होता है। वो कैसे, देखिए, डोनेशन किया है तो वो परमानेंटली ट्रांसफ़र है, वो हमें वापस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो परमानेंटली ट्रांसफ़र है, हाँ है। और यहाँ पे ओल्ड कंप्यूटर है जो कि घर पे यूज़ करा हुआ है, तो ये बिजनेस एसेट है क्या, सेकंड कंडीशन हमारा, नहीं, बिजनेस एसेट नहीं है, तो यहाँ पे नो आ गया। एंड थर्ड हमारा है कि आईटीसी क्लेम होना चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है कि आईटीसी क्लेम है, नहीं है ना। तो ये हमारा जो है तीनों केसेस फॉलो नहीं हो रहे हैं, ये जो हमारे देखिए, परमानेंट ट्रांसफ़र, बिजनेस एसेट, आईटीसी क्लेम्ड, तो ये तीनों केसेस फॉलो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से ये जो हमारा है, ये शेड्यूल 1 में ये ट्रांजैक्शन हमारा कवर नहीं होते हैं और ये सप्लाई नहीं है अंडर जीएसटी, इसके ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2, गिवन ऑफिसर कंप्यूटर टू अ स्कूल फॉर यूज फॉर 2 मंथ्स ड्यूरिंग रेनोवेशन इन ऑफिस। यहाँ पे देखिए, ऑफिस का कंप्यूटर जो है वो स्कूल को दिया है 2 मंथ्स के लिए, क्योंकि ऑफिस में रेनोवेशन का काम चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, कोई चार्जेस नहीं लिए, और यहाँ पे आईटीसी भी क्लेम किया हुआ है। अब देखिए, ये जो ट्रांजेक्शन है हमारा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, मतलब विदाउट ए कंसिडरेशन है। ओके, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं, उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है हमें। तो हम क्या फॉलो करेंगे, हम शेड्यूल 1 को फॉलो करेंगे। शेड्यूल 1 में पहला क्या बोलता है कि वो हमारा परमानेंट ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, परमानेंट ट्रांसफ़र है क्या, यहाँ पे सिर्फ 2 महीने के लिए दे रहे हैं ना यूज़ करने के लिए, तो इसके लिए परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं है, पहला ही केस है, पहला ही कंडीशन जो कि एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। सेकंड हमारा क्या था कंडीशन, कि वो बिजनेस एसेट होना चाहिए, हाँ ये बिजनेस एसेट है, ऑफिस का कंप्यूटर है।
थर्ड है हमारा आईटीसी क्लेम होना, आईटीसी क्लेम हो रहा है, ठीक है, आईटीसी क्लेम हो रहा है, बट पहला पॉइंट तो हमें कवर नहीं हुआ ना इसके अंदर। पहला जो कंडीशन था हमारा परमानेंट ट्रांसफर वाला, वो कंडीशन हमारा कवर नहीं हुआ है, क्योंकि बस 2 महीने के लिए, जब तक रेनोवेशन चल रहा है ऑफिस में, तब तक के लिए वो स्कूल को ऑफिस ने कंप्यूटर यूज करने दिया है, तो ये परमानेंट ट्रांसफर नहीं है। इसके लिए जो शेड्यूल 1 के जो कंडीशन है वो कवर नहीं हो रहे हैं ये ट्रांजेक्शन में, तो इसके लिए इस पे भी सप्लाई जो है, वो ये जो ट्रांजेक्शन है वो सप्लाई नहीं है, और इसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट होता है। हमने पहले ही बताया कि शेड्यूल 1 में भी 4 केसेस है, तो फर्स्ट केस हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट और आईटीसी क्लेम्ड वाला 3 कंडीशन देखा। अब सेकेंड केस है हमारा, देखिए सेकेंड केस में यहाँ पे क्या बोला, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज अ स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे देखिए ये सब हाईलाइट क्यों किया गया है, ये सब हमारी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये सब, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि वो जो डेफिनेशन का वीडियो है वो आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये हमें तभी समझ में आएगा जब हमने इसके बारे में पढ़ा होगा, ये डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, रिलेटेड पर्सन मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या होता है, ये सब हमने वो उसमें अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लीजिए, आपके लिए वो फ़ायदा रहेगा। ओके, तो और अगर आपको पहले से ही मालूम है तो और भी अच्छी बात है। देखिए डिस्टिंक्ट पर्सन यानी कि सेपरेट रजिस्टर्ड हुआ हो, और रिलेटेड पर्सन यानी कि रिलेट करता हो, ठीक है। अब आगे देखिए, और कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड। ओके, देखिए तो ये जो है हमारा, अगर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफ़र किया गया है, सप्लाई किया रहा है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए, तो वो हमारा सप्लाई के अंडर आएगा। और इसके अंदर सेकंड क्या है, देखिए सेकंड कंडीशन क्या है कि 50,000 से ज़्यादा, मतलब 50,000 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है तो वो हमारा सप्लाई के अंडर आता है, और अगर 50,000 से कम का गिफ्ट दिया है तो वो सप्लाई के अंदर नहीं आता है। क्या है, देखिए 50,000 से ज़्यादा है तो सप्लाई के अंदर आता है, 50,000 से कम है तो सप्लाई के अंदर नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं ये दोनों का। गुड्स ट्रांसफर, फर्स्ट वाले का पहले देखते हैं एग्जांपल। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम फैक्ट्री इन मुंबई टू अ शोरूम इन चेन्नई। देखिए मुंबई के शोरूम से चेन्नई में विदाउट कंसिडरेशन फॉर फर्दर सेल, फैक्ट्री का गुड्स जो है वो ट्रांसफर हो रहा है मुंबई के शोरूम से चेन्नई के शोरूम में। ओके, एंड देखिए बोथ आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स, दोनों अलग अलग स्टेट जहाँ जहाँ है, जैसे कि मुंबई में है तो मुंबई का शोरूम मुंबई के लॉ से जो है रजिस्टर्ड है, और चेन्नई के शोरूम चेन्नई में रजिस्टर्ड है, अलग अलग दोनों रजिस्टर्ड है, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन वाला ये केस आ गया हमारा। तो देखिए बीइंग अ डिस्टिंक्ट पर्सन द ट्रांसफर शैल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई। तो अगर जो है हमारा ट्रांसफ़र वो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हुआ है, मतलब अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो हमारा वो सप्लाई होगा और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला कंडीशन क्या है हमारा कि ए ए ये बंदा है, उसने कार जो है, ये मतलब ये एम्प्लॉयर है, इसने कार 25 लाख की कार जो है गिफ्ट की एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय को एक्स लिमिटेड की तरफ से। तो फिर देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे 25 लाख की कार ऑफर की गिफ्ट की है, तो अगर ये अमाउंट जो है 25 लाख, ये 50,000 से मोर है, ज़्यादा है, तो इसके लिए ये जो सिचुएशन है, ये जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांसफ़र है, तो वो सप्लाई के अंडर आता है, और सप्लाई के अंडर आता है तो इस पे जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। ओके, देखिए ध्यान से देखिए, क्योंकि क्या है इशू कि आपको ये सब कंसेप्ट याद रहने बहुत ज़रूरी है, वरना कंसेप्ट बहुत इजी है बट याद रहना ज़रूरी है कि कौन सा केस कहाँ पे आता है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड एग्जांपल देखते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन के ऊपर। देखिए क्या है यहाँ पे, मुंबई ब्रांच एंड नागपुर ब्रांच ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, मुंबई ब्रांच ट्रांसफर गुड्स टू नागपुर ब्रांच। यहाँ पे देखिए दो ब्रांच है, ठीक है, मुंबई का ब्रांच है और नागपुर का ब्रांच है। तो मुंबई के ब्रांच ने ट्रांसफ़र किया गुड्स किसको, नागपुर के ब्रांच को, ठीक है, और दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ट्रांसफ़र किया, और मुंबई ब्रांच इज रजिस्टर्ड एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बस एंड नागपुर ब्रांच एज एडिशनल सिंगल रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दोनों का जो रजिस्ट्रेशन है वो सिंगल रजिस्ट्रेशन है, सेपरेट नहीं है, तो इसके लिए ये डिस्टिंक्ट पर्सन के रूल में नहीं आते हैं सिंगल रजिस्ट्रेशन होने की वजह से, और रूल में नहीं आते हैं तो इसलिए ये सप्लाई नहीं है और इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा।
और यहाँ पे सेकंड हमारा एग्जांपल देखिए क्या है, यहाँ पे मुंबई ब्रांच और यहाँ पे सूरत ब्रांच है XYZ लिमिटेड की, जो कि सेपरेटली रजिस्टर्ड है, अलग अलग रजिस्टर है। तो ये जो है वो डिस्टिंक्ट पर्सन के रूल में आते हैं, इसलिए ये सप्लाई है। ओके, डिस्टिंक्ट पर्सन का देखा हमने एग्जांपल। देखिए अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का क्या है। एम्प्लॉयर गिफ्ट कर रहा है मोबाइल फ़ोन एम्प्लॉय को, उसका वर्थ कितना है 45,000, ठीक है। तो अगर 45,000 है, तो अगर जब वैल्यू जो है, जो प्राइस गिफ्ट की जो वैल्यू है वो 50,000 से ज़्यादा होगी तब तो वो सप्लाई होगा ना, लेकिन यहाँ पे 45,000 है, तो इसलिए ये सप्लाई नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए क्या है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल कि मोबाइल गिफ्ट करा है, मोबाइल फ़ोन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, जिसका जो प्राइस है वो 65,000 है। 65,000 इज़ मोर देन 50,000, तो ये जो हमारा है ट्रांसफ़र वो सप्लाई है, सप्लाई के अंडर आता है और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो हमने दो केसेस हमारे देख लिए, शेड्यूल 1 के दो केसेस देख लिए, 4 केसेस है टोटल, जिसमें से दो केसेस हम देख चुके हैं। शेड्यूल 1 का फर्स्ट केस में हमने परमानेंट ट्रांसफ़र, बिजनेस एसेट और आईटीसी क्लेम देखा था। सेकंड वाला केस में हमने देखा कि वो डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटिव पर्सन और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में कैसा होना चाहिए वो देखा। अब देखिए थर्ड वाले केस में क्या है, देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो प्रिंसिपल टू एजेंट होना चाहिए या फिर एजेंट टू प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल ने अगर ट्रांसफर किया एजेंट को, ठीक है, प्रिंसिपल ने, ये देखो, द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, एजेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे, ठीक है, एजेंट जो है अंडरटेक कर रहा है सप्लाई गुड्स का, वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो सप्लाई कर रहा है, या फिर जो एजेंट है वो रिसीव कर रहा है गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। दोनों ही केसेस में क्या है कि वो शेड्यूल 1, दोनों ही केसेस, दोनों में से कौन से भी केसेस होते हैं तो वो शेड्यूल 1 को एप्लीकेबल है और उसके ऊपर जो है सप्लाई का रूल फॉलो होगा और जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल देखिए, एबीसी, जो एबीसी एंड कंपनी सेंड गुड्स टू अ कमीशन एजेंट, ठीक है, एबीसी कंपनी है, एबीसी एंड कंपनी ये कंपनी है, इसने एजेंट को गुड्स ट्रांसफर किया फॉर फर्दर सेल ऑन देयर बिहाफ, इसके बिहाफ पे सेल करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अपना प्रिंसिपल हो गया और ये एजेंट हो गया। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को ट्रांसफर करा है गुड्स को उसके बिहाफ पे सेल करने के लिए, तो ये हो जाएगा सप्लाई के अंडर, ये कवर होता है, ठीक है। देखिए क्या यहाँ पे, इट शैल बी कंसीडर्ड एज ए सप्लाई, तो इसके लिए इसके ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। ये हमारा थर्ड केस कंप्लीट होता है, जो शेड्यूल 1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड केस हमने देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ केस क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का। ये बहुत ही ट्रिकी है यार, प्लीज़, हाँ प्लीज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके गाइस, चलिए फिर देखते हैं इससे। ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में देखिए क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे क्या बोला, इंपोर्ट किया है, सर्विस को इंपोर्ट कर रहा है, कोई बंदा है जो इंपोर्ट कर रहा है, मतलब ले रहा है सर्विसेज को फॉरेन से, कोई रिलेटेड पर्सन से, मतलब आउटसाइड इंडिया से रिलेटेड पर्सन से सर्विस ले रहा है। किसके लिए ले रहा है, बिजनेस से रिलेटेड सर्विस ले रहा है, तो वो शेड्यूल 1 में आएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं उसका। देखिए मिस्टर एक्स ने ऑप्टेन किया लीगल सर्विस फ्रॉम हिज सिस्टर, वो अपनी बहन से जो है लीगल सर्विस ले रहा है। मिस्टर एक्स ये इंडिया में है और उसकी बहन कहाँ पे, यूके में, लोकेटेड इन यूके। ओके, तो उसकी सिस्टर जो है वो यूके में है। फॉर हिज बिजनेस केस, मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस केस के लिए अपने सिस्टर से लीगल सर्विस ली, तो फिर क्या होगा, देखिए ये जो है सर्विस वो रिलेटेड पर्सन से ले रहा है, मतलब उसकी सिस्टर वो रिलेटेड पर्सन है और ये बिजनेस के लिए ले रहा है। यहाँ पे कंसिडरेशन भी नहीं है क्योंकि उसकी सिस्टर कोई पैसा नहीं ले रही है यहाँ पे, तो इसलिए ये जो ट्रांजेक्शन है ये सप्लाई हो है, ठीक है। ये सप्लाई, ये जो ट्रांजेक्शन है वो सप्लाई के अंदर एप्लीकेबल है, इसलिए इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब देखिए ये तो हमने सिंपल सा देख लिया, मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा ट्रिकी है बट सिंपल है। तो देखिए आगे है असली मज़ा। देखिए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का थोड़ा सा, ये थोड़ा सा चार्ट है जो आपको समझ में आ जाएगा ना, तो इसका टोटल कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे दो टाइप का है, अगर कंसिडरेशन यानी उसके बदले अगर कुछ मिल रहा है तो, और अगर नहीं मिल रहा है तो। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में अगर कंसिडरेशन है उसके बदले में अगर कुछ मिल रहा है तो वो रिलेटेड से हो या नॉन रिलेटेड से हो, पर्सनल के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, वो हमेशा ही सप्लाई होगा, ठीक है। और अगर नॉन कंसिडरेशन है, मतलब उसके बदले में अगर कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या देखना है, देखिए अगर वो पर्सनल के लिए है, अगर वो पर्सनल के लिए है तो यहाँ पे वो सप्लाई नहीं होगा, बट अगर वो बिजनेस के लिए है
और यहाँ पे देखिए नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो वो सप्लाई नहीं होगा, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो सप्लाई होगा। ओके, देखिए ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा होगा ना, और थोड़ा सा देखते हैं उसके आगे, ये आपको बिल्कुल ही क्लियर कर देगा, आई एम डैम श्योर। देखिए इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, देखिए कब सप्लाई होगा, जब कंसिडरेशन होगा, मतलब उसके बदले में कुछ मिल रहा है, तो पूरा का पूरा जो है ट्रांजेक्शन वो डायरेक्टली आप बोल दोगे हाँ ये सप्लाई है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज में अगर सामने से कुछ मिल रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है सर्विस और उसके बदले में उसे सामने से कुछ मिल रहा है, तो वो सप्लाई है। लेकिन सेकेंड जो नॉन कंसिडरेशन वाला केस है, ठीक है, ये जो नॉन कंसिडरेशन वाला केस है उसमें अगर नॉन कंसिडरेशन वाले केस में अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है वो ट्रांजेक्शन, और रिलेटेड पर्सन से तो सप्लाई होगा, अदरवाइज सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है। अगर कंसिडरेशन है तो वो सप्लाई, जो कंसिडरेशन है तो वो सप्लाई है, या तो वो रिलेटेड पर्सन से हो, नॉन रिलेटेड पर्सन से हो, बिजनेस के काम से हो या बिजनेस के काम से नहीं हो। लेकिन अगर वो नॉन कंसिडरेशन में है तो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और रिलेटेड पर्सन से होना चाहिए। ओके, हमने जो हमारे चारों केसेस देख लिए हैं, ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज का हम एग्जांपल देख लेते हैं। देख लीजिए, मिस्टर एक्स मुंबई का है, ऑब्टेन कर रहा है सर्विस फ्रॉम एन आर्किटेक्ट इन यूएस फॉर ₹50,000 फॉर अ हाउस। मिस्टर एक्स जो मुंबई में रहता है उसने आर्किटेक्ट की सर्विस यूएस से ली 50,000 की। ठीक है, यहाँ पे 50,000 कंसिडरेशन दिख रहा है ना आपको, डायरेक्ट आप बोल दीजिए चलो ये सप्लाई है। ठीक है, कंसिडरेशन दिखा ना, बाकी कुछ मत देखिए, डायरेक्ट बोल दीजिए ये सप्लाई है। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल हमारा, अ करियर कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इन यूएस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ओन फ्यूचर करियर। यहाँ पे देखिए करियर कंसल्टेंसी सर्विस ले रहा है रिलेटेड पर्सन से और यूएस में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा है। यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है गाइस, देखिए यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या देखना है, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है और रिलेटेड पर्सन से है तो वो सप्लाई है, बाकी कुछ भी हो तो वो सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करियर कंसल्टेंसी ले रहा है सेल्फ, खुद के फ्यूचर के ले रहा है। ठीक है, बिजनेस के लिए ले रहा है क्या, नहीं, खुद के फ्यूचर के लिए ले रहा है, तो फिर ये सप्लाई नहीं होगा। ओके, ये सप्लाई नहीं होगा। एंड ये सप्लाई नहीं होगा तो हमारा सेकेंड केस क्या बोलता है कि या तो वो अगर नॉन कंसिडरेशन में है तो या तो वो खुद के, या तो बिजनेस से रिलेटेड हो और क्या हो उसके साथ ही वो रिलेटेड पर्सन द्वारा प्रोवाइड किया हो वो सर्विस। ओके, बट यहाँ पे वो खुद के फ्यूचर के लिए कर रहा है, इसलिए वो सर्विस, ये जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है ये सप्लाई के अंडर नहीं आता है और इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था हमारे जो चारों केसेस है वो कंप्लीट हो चुके हैं शेड्यूल 1 के, बहुत ही लेंदी था गाइस। तो आई होप आपको वो सारा पीछे से सब समझ में आया होगा। एंड आपको मैंने बोला था आपको मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आपको सारा जो है कंसेप्ट पीछे का वो इजीली रिमेम्बर रहेगा। तो ये ट्रिक हमारी ये है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है गाइस। तो आपको ऐसा करना है कि हमारे जो शेड्यूल, चारों शेड्यूल है, तो उसका मैंने ऐसे बना के रखा है, जो मेन पॉइंट है वो मैंने लिख दिए हैं, वो आप रिमेम्बर कर लेंगे कि कौन से केस में क्या है, तो आपको इजीली रिमेम्बर रहेगा हमेशा के लिए। तो देखिए शेड्यूल 1 में फर्स्ट हमने देखा था परमानेंट ट्रांसफ़र। ठीक है, कि परमानेंट ट्रांसफ़र होना चाहिए गुड्स का, बिजनेस एसेट से रिलेटेड होना चाहिए, वो बिजनेस एसेट होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और आईटीसी क्लेम्ड होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा शेड्यूल 1 हो गया। तो अगर ये सब रहेगा कंडीशन फॉलो तो हमारा सप्लाई जो है वो सप्लाई अंडर जीएसटी होगा। सेकेंड हमारा कंडीशन था कि रिलेटेड पर्सन वाला, डिस्टिंक्ट पर्सन वाला, जो कि अलग अलग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब सेपरेट रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस, जो कि है बिजनेस से रिलेट होना चाहिए। एंड उसके अंदर भी हमारा सेकेंड केस क्या था, सेकेंड वाला की कंडीशन की एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय में 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए जो गिफ्ट का अमाउंट है, तो जाके वो सप्लाई होगा। एंड थर्ड वाले केस में हमने क्या देखा था, थर्ड वाला जो हमारा केस था उसमें हमने देखा था प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप देखा था। फोर्थ वाले में भी हमने इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज का देखा। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज में हमने थोड़ा सा ट्रिकी था, बट हमने इन सिंपल वर्ड्स सब कुछ देख लिया, सब कुछ कवर कर लिया हमने। और आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों की हेल्प करना तो हमारा फ़र्ज़ है। एंड और
चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही मोर नोटिफिकेशन के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियो।